अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो कि मैथ सिलेबस में ऐड किया गया है। इससे पहले हमने पढ़ा था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। उसके बाद हमने पढ़े थे वेक्टर्स। उनमें जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए उनमें मैं और वीडियो क्लिप्स बनाऊंगा रिगार्डिंग वेरियस ऑब्जेक्टिव्स जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम हो या कोई और एग्ज़ाम हो। तो उनके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। ये नया टॉपिक जो है, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आज हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, ये जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, ठीक है, पहले हम करेंगे डिस्कस होता क्या है ये। उसके बाद हम कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन ये जो टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक लॉजिकल टॉपिक है। यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है। जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हम करते हैं उनके रिलेटेड हैं ये, चाहे वो नंबर्स हो, लेटर्स हो, या पीपल या थिंग्स, जो भी हैं उनके रिलेटेड ये टॉपिक है। आपको बस उनको एक अरेंजमेंट देना है और चूज़ करना है। आज हम ये थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे और बाकी हम अगले वीडियोस में जो है पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब देखिए, जो परम्यूटेशन है ये होता क्या है और कॉम्बिनेशन क्या होती है। ठीक है, ये अलग अलग है। परम्यूटेशन है और कॉम्बिनेशन क्या है। कॉम्बिनेशन इज चूज़, आपको चॉइस करना है। यहाँ पर चॉइस आती है। ठीक है, आपने कुछ चूज़ किया अमॉन्ग वेरियस थिंग्स। उसके बाद परम्यूटेशन क्या है, उन चीज़ों को जो आपने चूज़ किए हैं उनको एक ऑर्डर देना है। ठीक है, पहले कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा। यह है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जैसे कि आपने कॉम्बिनेशन में आपने क्या किया, आपने 3 विनर्स चूज़ किए। 3 विनर्स आपने चूज़ किए। ठीक है, बहुत सारी टीमें हैं, अपने एक टूर्नामेंट चल रहा है, सपोज 100 टीम्स हैं। 100 में से आपने 3 टीमों को विनर चूज़ किया। ठीक, उसके बाद परम्यूटेशन में क्या आएगा कि आपको इन 3 में से पहले नंबर पर कौन आएगा, दूसरे नंबर पर कौन आएगा और तीसरे नंबर पर। यहाँ पर आप ऑर्डर देते हो, एक अरेंजमेंट करते हो और यहाँ पर आप चूज़ करते हो। ये है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, और एक एग्जांपल देते हैं, छोड़ो वो हम आगे पढ़ेंगे एग्जांपल जो भी है, बाकी एग्जांपल से। अच्छा, एग्जांपल लेते हैं और एक, सपोज आप घर गए। ठीक है, घर में जो है डोर लॉक है वो नंबर लॉक है। ठीक है, नंबर लॉक है, दरवाज़ा बंद है। ठीक है, वो 3 डिजिट नंबर लॉक है। अब जो है आप भूल गए इसका नंबर लॉक क्या है, लेकिन आपके दिमाग में है कुछ, ये जो है 3 लेटर, सपोज 374 था। ठीक है, जैसे आप 374 इसमें दोगे दे रहे हो तो ये जो है ये अनलॉक नहीं होता है। तो लेकिन ये आप श्योर हो कि इन्हीं 3 नंबर्स में से यही 3 नंबर हैं जो कि मेरा जो है नंबर लॉक से खुलता है। तो आप क्या करोगे, आप इन 3 नंबर्स को अरेंजमेंट दोगे, 7 4 3 4 7 3 3 4 7। ठीक है, 7 3 4 डिफरेंट अरेंजमेंट आप बनाओगे। चॉइस तो आपके पास ये है ना, अरेंजमेंट डिफरेंट बनाओगे। इन्हीं एक अरेंजमेंट में से आप, सपोज इसका लॉग था 7 4 7 3 4, जैसे आपने 7 3 4 दिया ये अनलॉक हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन है और ये परम्यूटेशन है। ठीक है, अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम देखेंगे। एक फार्मूला आपको याद रखनी है, परम्यूटेशन फार्मूला। ठीक,
क्योंकि परमिटेशन में आपको क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। जैसे हम अभी देखेंगे, एक फार्मूला आपको याद रखनी है। अगर आपके पास n थिंग्स हैं, n नंबर ऑफ थिंग्स हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ थिंग्स हैं, उन चीज़ों में से आपको r नंबर ऑफ थिंग्स चूज़ करनी हो। n थिंग्स हैं, उनमें से r नंबर ऑफ थिंग्स, n में भी एनी नंबर, r में भी एनी नंबर, ये हम एक फार्मूला के हिसाब से n और r बोल रहे हैं। n नंबर ऑफ थिंग्स है आपके पास और उनमें से आपको r नंबर ऑफ थिंग्स चूज़ करने हैं, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ठीक है, कितना होगा? तो आपको याद रखना है वो है n p r, ये होता है इसके बराबर n p r, n नंबर ऑफ थिंग्स और उनमें से आपको चूज़ करने r नंबर ऑफ थिंग्स। ये हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जो n p r होता है बराबर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये फार्मूला काम की फार्मूला है जो आपको याद रखनी है। ये फैक्टोरियल क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन ये आपको याद रखना है। 30 बंदे हैं, 30 में से आपको सपोज 2 चूज़ करने हैं, ठीक है। तो 30 n है और r जो है वो 2 है, ठीक है। n नंबर ऑफ पर्सनस और उनमें से आपको चूज़ करने हैं 2 नंबर ऑफ पर्सनस। तो ये होता है n p r, वो इसके बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। कभी कभार डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है 18p3 किसके बराबर है, ठीक है। 18p3 किसके बराबर है? आप लिख सकते हो n 18 फैक्टोरियल 18 माइनस 3 फैक्टोरियल। फिर ये सॉल्व करना है, ये हम आगे देखेंगे फैक्टोरियल कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट आया फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, ठीक है, जो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टा आई मानिए फैक्टोरियल। होता क्या है, ये बस एक आप यूं कह सकते हो कि इट इज़ द शॉर्ट हैंड इन मैथमेटिक्स। जैसे आप 1 2 3 4 5 आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 1 2 3 4, बीच में आपने ब्रेक नहीं दिया, 1 2 3 4 5, ये आप लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल डायरेक्टली। ये किसके बराबर है? 6 5 इंटू 4 हो गया 20, 20 इंटू 6 हो गया 120, हो गया 120। 5 फैक्टोरियल इज 120। और भी है, जैसे 6 फैक्टोरियल मीन्स 6 5 4 3 2 1, मीन्स कि 1 से 6 तक आपने मल्टीप्लाई किया है, वो होता है 6 फैक्टोरियल। अब कभी कभार क्या होता है, ये हम वहाँ पर ज़्यादा यूज़ करते हैं जहाँ पर बड़े नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि 4 7 9 0 0 1 6 0 0 एक नंबर है, ठीक है। इसके बजाय हम क्या लिखते हैं 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल, अगर आप 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करोगे, वहाँ पर ये निकलेगा। तो हम एक शॉर्ट हैंड वे में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी ये कुछ नहीं है। सो आपको याद रखना है कि 3 फैक्टोरियल इज़ 3 2 1, ओके। 6 4 फैक्टोरियल इज़ 4 3 2 1, हो गया 24। 5 फैक्टोरियल इज़ 5 4 3 2 1, हो गया 120, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपके पास n फैक्टोरियल होगा अब, ठीक है, जैसे आप 3 फैक्टोरियल देख रहे हो 3 2 1, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, मान लो 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल जो है इट इज़ 4 फैक्टोरियल इज़ 4 3 2 1 और 3 फैक्टोरियल इज़ 3 2 1। जो फैक्टोरियल निकाला है वहाँ से 1 तक आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप 4 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हो ना, 4
ये जो 3 2 1 ये ऑलरेडी है ना 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आप इसको भी लिख सकते हो ना 4 फैक्टोरियल होता है बराबर 4 × 3, इसको आप लिख सकते हो ना 4 - 3, 4 - 1 फैक्टोरियल, 4 - 1 होता है ना 3। ये मैं डिफरेंट वेज में आपको सिखा रहा हूँ। 3 फैक्टोरियल होता है 3 2 1, 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1, ये 3 2 1 होता है 3 फैक्टोरियल। तो आप इसको लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल होता है बराबर 4 × 3 फैक्टोरियल, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 × 4 - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर आप इसको जनरलाइज करोगे तो n फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, n × n - 1 फैक्टोरियल, ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। जैसे 6 फैक्टोरियल होगा बराबर 6 × 6 - 1 फैक्टोरियल कितने बराबर 5 फैक्टोरियल। आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 5 4 3 2 1, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, सिंप्लीफाई जल्दी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है 2 फैक्टोरियल, 2 × 1, 1 फैक्टोरियल होता है बराबर 1, 0 फैक्टोरियल होता है बराबर 1। अब ये 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर क्यों होता है, आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखना है, हम फिर भी ये करेंगे, ठीक है। जैसे कि n फैक्टोरियल होता है बराबर n × n - 1 फैक्टोरियल, ठीक है, ओके। अब अगर आप n के बदले 1 दोगे तो 1 फैक्टोरियल बन जाएगा 1 × 1 - 1 फैक्टोरियल, या 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 × 0 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल होता है बराबर 1, 1 इज इक्वल टू 1 × 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 0 फैक्टोरियल किसके बराबर निकला 1, ठीक है। तो आपको याद रखना है 0 फैक्टोरियल इज 1, ठीक। अब अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा 18p2 निकालिए, ठीक है। हमें पता है NPR होता है बराबर n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n - r फैक्टोरियल, ठीक है। अब आपको पता है ये फार्मूला आप लगाओगे 18p2 तो होगा बराबर 18 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 18 - 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हुआ 18 फैक्टोरियल डिवाइड 18 - 2 हो गया 16 फैक्टोरियल। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 18 17 उसके बाद 16, आप 16 डायरेक्ट लिख सकते हो 16 फैक्टोरियल, और नीचे भी है 16 फैक्टोरियल, ये हो गया कैंसल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये बन जाएगा 306 आंसर, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं 20p, सपोज 20p4, ठीक। तो 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 20 - 4 फैक्टोरियल हो गया 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 20 - 4 हो गया 16 फैक्टोरियल। अब 20 फैक्टोरियल होता है बराबर 20 × 19 × 18 × 17 × 16 फैक्टोरियल, क्योंकि हम 16 1 तक नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ से ना 16 नीचे भी है ना 16 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो इन चारों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो इसका आंसर होगा। तो आपको बस याद रखना है, मतलब अगर ऊपर 5 फैक्टोरियल है नीचे 2 फैक्टोरियल है, आप इसको लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 5 4 3 2 1, और इसको लिख सकते हो 2 × 1। अब ये जो है ना 2 × 1 2 × 1 कैंसिल होता है ना, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 5 4 3, और इसके बाद फिर लिखते हैं 2 फैक्टोरियल, नीचे है ना 2 फैक्टोरियल, ये होता है कैंसिल, और इन तीनों को फिर करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हो गया एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको इस बेस पर पूछे जाएंगे, ठीक है, चाहे वो नंबर हो या डायरेक्टली फार्मूला हो। जो गया एक दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो है अरेंजमेंट, जो आपको अरेंज करना है, ठीक है। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक तो है डिपेंडेंट, दूसरा है इंडिपेंडेंट, ठीक है। एक तो है डिपेंडेंट, दूसरा है इंडिपेंडेंट। अब ये डिपेंडेंट में आता है यूजुअली एंड,
और इंडिपेंडेंट में आता है आर, इसमें आता है या और, इसमें होगा या। ठीक है, अब सपोज इसको हम कैसे समझेंगे। सपोज ये आपका मकान है, ये एक जगह है, ये एक दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास 2 रास्ते हैं सपोज, ठीक, जाने के लिए। यहाँ से यहाँ तक आपके पास 3 रास्ते हैं। ठीक ठीक, ए टू सी आपके पास 2 रास्ते हैं, और सी से ई तक आपके पास 3 रास्ते हैं। ठीक, अब आपको देखना है कि कितने वेज में आप ए से लेके ई तक पहुँचोगे, कितने वेज। यहाँ से अगर आप ए से इस रास्ते से निकलोगे, ठीक, पहुँच गए यहाँ पर, फिर यहाँ पर आपके पास 3 रास्ते हैं। ठीक, हो गया। इस 3 को आप यहाँ से फिर इस 3 के बाद यहाँ पर, क्योंकि 2 है ना वेज है, यहाँ पर 3 वेज है, तो आपके पास कितने वेज हैं रास्ता इस ए से ई तक जाने के लिए। यहाँ से जाओगे आप, फिर यहाँ से जाओगे, हो गया 1, यहाँ से जाओगे आप, फिर यहाँ से हो गया 2, यहाँ से जाओगे आप, फिर यहाँ से हो गया 3, यहाँ आप यहाँ से जाओगे, फिर यहाँ से जाओगे 4, यहाँ से गया 5, यहाँ से हो गया 6, हो गया 6 रास्ते। तो क्योंकि यहाँ पर ए से लेके सी तक 2 रास्ते हैं, सी से लेके ए ई तक 3 रास्ते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली। 2 × 3 हो गया 6, जैसे हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है। तो जब आपको एंड आएगा तो आपको बीच में लगाना है मल्टीप्लाई। ठीक है, सपोज आप 5 भाई हो, ए बी सी डी ई। ठीक है, आपके पास 5 मकान है, 2 3 4 5। ठीक है, इन 5 भाइयों को क्या करना है, एक एक मकान देना है। अब हमें देखना है कि कितने डिफरेंट वेज में आप इनको घर दे सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये मकान जो है, इसमें 5 के 5 आ सकते हैं ना, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या ई हो। ठीक है, तो 5 वेज हैं इसमें, इसमें 5 आ सकते हैं। ए आ सकता है, या बी आ सकता है, या सी आ सकता है, डी आ सकता है, ई आ सकता है, कोई भी आ सकता है। मतलब 5 तरीके हैं इसमें, 5 वेज हैं। अब इस घर की बात करते हैं। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर एक चला गया, इन 5 में से एक ने ऑलरेडी यहाँ पर अपनी जगह बना दी। अब कितने बचे, 4। अगर यहाँ पर ए आएगा तो यहाँ पर बी सी डी ई आ सकता है। अगर यहाँ पर बी आएगा तो यहाँ पर ए सी डी ई आ सकते हैं। तो जो यहाँ पर आएगा, अब वो यहाँ पर नहीं आएगा ना, तो कितने बचे, 4। अब यहाँ पर कितने आएंगे, अगर यहाँ पर ए आएगा, बी आएगा, यहाँ पर अब 3 बचे, सी डी ई। यहाँ पर अगर ए और सी आया तो बाकी 3 बचेंगे, तो यहाँ पर कितने आएंगे, 3। यहाँ पर कितने, 2। यहाँ पर कितने, 1। तो कितने वेज में आप इनको घर दे सकते हो, इनको या 5 4 3 2 1, कितना हो गया, 120 वेज में आप इसको इन 5 को घर दे सकते हो। लेकिन ये है विदाउट रिपीटेशन, मतलब एक बंदा 2 मकान में नहीं आ सकता है, यहाँ पर एक ही मकान में आ सकते हैं। अगर यहाँ पर ए आएगा, फिर इन 4 में ए नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके पास गिवन नंबर्स होंगे। ठीक है, बताइए हम कितने 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं इन लेटर्स से, इन नंबर्स से। ठीक है, तो आपको फिर वो नंबर्स देखने होंगे कि कितने वेज में आप इन नंबर्स को बना सकते हो। ठीक है, सपोज अब एक क्वेश्चन हम करेंगे, ये 1 4 8 3 7। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आप इन नंबर से कितने 3 डिजिट नंबर्स पॉसिबल हैं। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। मतलब आप ये वाला 3 डिजिट नहीं ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रिपीट हो गए ना 4,
या ऐसे आप रिपीट ये वाला डिजिट नहीं लिख सकते, ठीक है। जो एक बार आएगा वो दूसरी बार या तीसरी बार नहीं आएगा, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो क्या क्या करें, ठीक है। लॉजिकल वे है, 3 डिजिट नंबर हम लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो इस वाले जगह जो है पहली डिजिट में कोई भी आ सकता है, ठीक। उसके बाद अगर यहाँ पर 1 आ गया तो यहाँ पर फिर 1 नहीं आएगा, या यहाँ पर 4 आ गया 4 नहीं आएगा। तो इन पांचों में से कोई भी यहाँ पर आ सकता है। उसके बाद बचे कितने, 4, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पर हमने 1 रखा तो यहाँ पर फिर बाकी 4 आ सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हमने 8 रखा तो बाकी 4 आ सकते हैं, ये तो यहाँ पर 4 आ सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर हमने ऑलरेडी जो है 2 डिजिट्स रखे तो यहाँ पर कितने बचे, 3 डिजिट्स यहाँ पर आ सकते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 4 3 कितने हो गया 60। 63 डिजिट नंबर आप बना सकते हो इन 5 नंबर से, जब आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक। अगर यही क्वेश्चन आएगा कि 1 4 8 3 7 कितने 3 डिजिट नंबर आप बनाओगे जब रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन इज़ अलाउड। अगर मतलब 3 3 3 भी आ सकता है, 7 7 7 भी आ सकता है, रिपीटेशन अलाउड है, तो क्या करें, ठीक है। ये लॉजिकल वे आपको सोचना है, यहाँ पर आपको मैथमेटिकल वे में नहीं सोचना है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली वे में सोचना है, ठीक है। यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पर 5 नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर हमें ये जो है लिमिटेशन नहीं है कि जो यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर नहीं आ सकता है या यहाँ पर नहीं आ सकता है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं रिपीटेशन अलाउड है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी 5 नंबर हम डाल सकते हैं और यहाँ पर भी हम वही 5 नंबर डाल सकते हैं। तो कितने हो गए, 5 5 5, ओके 125, ठीक। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। अब थोड़ा सा ये जो है ये क्वेश्चन जो है ये चैप्टर आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, वो हम आगे इंशाल्लाह करेंगे। ये आज थोड़ा लेंथी हो गया ये क्लिप, इसमें हम और सारे क्वेश्चंस करेंगे और विद इन 3 और 4 लेक्चर्स ये हम कंप्लीट करेंगे। और इसमें जो है इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस आपको थोड़ा सा ये लॉजिकल वे में सोचना है कि 5 क्यों आया, फिर 4 क्यों आया, फिर 3 क्यों आया, या अगर रिपीटेशन अलाउड है तो 5 5 5 क्यों आया, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। बाकी जो है बाकी टॉपिक्स जो इसमें रहते हैं वो भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। बस आपको पढ़ना है और जिस उम्मीद से आप जो है जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो जो है आपको कंटिन्यू रखना है और आपको अपने पर बिलीव रखना है कि आई विल बी द वन ऑफ देम। मान लो 480 पोस्ट हैं, मैं इनमें से एक हूँगा, ठीक है। और आपको कंसिस्टेंट रहना है कि अगर आपने आज से स्टार्ट किया तो टिल एग्ज़ाम डेट दैट डे आपको बराबर वहाँ तक रखना है, वो कंसिस्टेंसी और रिदम, ठीक। उसकी वजह से क्या है कि आपको जो है आपका ग्राफ विद टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। और एक बात कि आपको इसमें जो है चाहे कोई भी हो, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन जो है वो आपको रखना ही साथ, ठीक है। प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, जितना आप प्रैक्टिस करोगे और रिवाइज करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और एक और पॉइंट, सोशल मीडिया से आपको पर्टिकुलरली फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा से आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए टिल एग्ज़ाम डेट, ठीक है। क्योंकि नेगेटिविटी इसकी वजह से ही आती हैं और इंसान की कंसंट्रेशन ज़्यादा जो है सॉलिड नहीं होती हैं, ठीक। तो आज थोड़ा सा ये लेंथी लेक्चर हो गया। आई होप मैं आगे कुछ छोटी छोटी क्लिप्स बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।